नयन 24 साल का था। अभी अभी उसके पुराने प्यार से दिल टूटा था। ऐसे में नयन को संभाला इशिका ने। अब बेटर फील कर रहे हो ना तुम? देखो मैं ना कहती थी मेरे साथ रहो, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब मेरी बात मानो तो किसी से बात करना शुरू कर दो। जो जगह तुम्हारे मन में खाली हुई है ना, उसे भरना भी तो होगा, नहीं तो फिर पुरानी यादें डिस्टर्ब करेंगी। तो तुमसे बात ही तो कर रहा हूं मैं। ओहो वैसे नहीं, मैं तो एक थेरेपिस्ट की तरह हो गई ना। यू नीड लव। तुम्हें नहीं लगता कि प्रीति तुम्हें पसंद करती है? मतलब मुझे तो लगता है। लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो मुझसे कह रही थी तुम्हारे बाइसेप्स बड़े अच्छे लगते हैं और तुम्हारी आवाज भी। और तुम्हें क्या लगता है? हमेशा शर्ट पहन कर आती हो तुम, उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बाइसेप्स कैसे हैं? और आवाज तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की। तभी नयन की मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आता है। दूसरी बार कॉल आ रहा है आंटी जी का, फोन उठा लो, परेशान हो रही होंगी तुम्हारे लिए। वैसे भी काफी देर हो गई है, मुझे भी अब चलना चाहिए। चलो ठीक है, और पिछले प्यार को लेकर रोते मत रहना, उसकी शादी हो गई है ब्रो, इट्स टाइम टू मूव ऑन। मुस्कुराते हुए इशिका कैफे से बाहर निकल जाती है। ऑटो ऑटो। ओहो कितनी धूप है, ऊपर से एक रिक्शा नहीं रुक रही। बड़े इंतजार के बाद इशिका को एक रिक्शा मिलती है। वो उस रिक्शा में बैठकर अपने घर आ जाती है। सर दर्द इतना ज्यादा था कि घर पहुंचती वो कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी जींस के पॉकेट में फोन ही नहीं है। मम्मी मम्मी मेरा फोन, मैं अपना फोन कहाँ छोड़ा पता नहीं। याद कर बेटा, कहाँ रह गया फोन? अरे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको पता है ना, मैं धूप में जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। इतना अजीब लग रहा था मुझे कि लगा बस किसी तरह घर पहुंच जाओ। इस बीच फोन कहाँ गिर गया, कुछ ध्यान ही नहीं। नेट बैंकिंग तो तुम इस्तेमाल करती नहीं हो, बाकी फोन से तुम्हारा कोई क्या ही चुरा लेगा। ऐसे भी 4 साल पुराना फोन था। मैं अभी जाकर सिम कार्ड बंद करके पुलिस स्टेशन में एक FIR डालता हूँ। बाकी तुम टेंशन मत लो, आते समय पापा तुम्हारे लिए नया फोन लेते आएंगे। विनोद घर से निकल जाता है। इशिका अपने कमरे में बैठी हुई एक डायरी लिख रही थी, तभी उसकी माँ कमरे में चाय लेकर आती है। पता है तुझे, कपड़े तू धोती है पर छत पर मैं उन्हें क्यों सुखाने जाती हूँ? क्योंकि मुझे जरा भी धूप बर्दाश्त नहीं होती मम्मी। मेरे सर पर धूप चढ़ जाती है और फिर जो तबीयत खराब होती है ना, उफ। अपने शरीर के इतने प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सीढ़ियों से चढ़कर मैं छत पर जाती हूँ ताकि तेरे सर में दर्द ना हो जाए, और तू दूसरों का भला करने के लिए खुद के बारे में बिना सोचे धूप में निकल गई। देख कैसे मुंह उतर गया है तेरा। अगर उस नयन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है या उसकी शादी कहीं और हो गई तो इसमें बेटा तू क्या कर सकती है? तू सबका भला नहीं कर सकती, तो खुद के बारे में सोच। हाँ मम्मी वो तो ठीक है, पर तुम जानती हो ना मेरा नेचर। नयन बहुत दुखी था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और देखो अब वो बेटर है। तेरे पापा ना ही तुझे कहीं नौकरी करने देने वालों में से है, ना ही हमारे हिसाब की अपॉर्चुनिटी तुझे मिलती है। बड़ी मुश्किल से हमारे लायक जॉब मिली थी तुझे, पर इंटरव्यू पर न जाकर तूने नयन को संभालना था। नयन तेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है बेटा, वो तेरे दोस्त का दोस्त है जिसे तू कुछ दिनों पहले ही मिली है। इसी तरह हर बार कोई ना कोई आता है और तेरा वक्त खाकर चला जाता है बेटा। इसके पहले तेरी एक सहेली को भी तूने संभाला था, बदले में उसने क्या दिया तुझे? आप ठीक कह रही है मम्मी। पापा से कह दो मेरे लिए फोन लाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप तो है मेरे पास, और कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी तो तुम्हारा फोन यूज कर लूंगी। मैं फिर से जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। इशिका ने अपनी मम्मी से ये कह तो दिया था, पर नयन से बिना बात किए उसके लिए एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा था। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि नयन को संभालते संभालते वो शायद उसे पसंद करने लग गई थी। 3 दिन बाद इशिका अपने छत पर कपड़े उतारने जाती है और सामने की बिल्डिंग की छत पर अपने कुछ दोस्तों के साथ नयन को देख लेती है। वो आज हाफ टी शर्ट में था। नयन, प्रतिज्ञा, ये सब यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञा इशिका के घर आती है और उसे अपने साथ घूमने का कहकर ले जाती है और उसे मिलवाती है नयन से। आई लव यू। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती नयन, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। मेरा दिल बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, और मुझे दुखी देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना मेरे पहले एक्सपीरियंस के बारे में। मैं तुमसे शादी करूंगा इशिका, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कल अपनी मम्मी से हमारे बारे में बात कर लूंगा। तुमसे ये 3 दिनों में जब बात नहीं हो पाई ना, तो पूरा शहर छान मारा मैंने तुम्हारी तलाश में। सुबह 6 बजे तुम्हारे पापा सब्जी मंडी जाते हैं, 8 बजे तुम्हारी मम्मी मंदिर जाती है, दूध वाला कब आता है, तुम्हारे घर का कूलर भी खराब हुआ था, इलेक्ट्रिशियन आया था, सब पता है मुझे, क्योंकि मैं यही था। बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे है इशिका। एक प्यार ने तो धोखा दे दिया, पर तुमसे मिलने के बाद समझ में आया कि वो प्यार था ही नहीं।
प्यार तो तुम करती हो यार, मुझे तुम्हें प्यार देना है। इशिका मुस्कुराते हुए वहां से भाग जाती है। वो बड़ी खुश थी। जैसे नयन ने कहा था, वो इस बारे में अपने घर में बात कर लेता है। कोई जरूरत नहीं है, इस बात को यहीं खत्म करो। आशिकी 2 मिनट का खेल होता है। वो लड़की सब जानती है, बड़ी होशियार है। खुद तो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाती, लड़का ढूंढा इंजीनियर है। तेरे पैसे पर राज करना चाहती है और कुछ नहीं। हर बार जब तू रेस्टोरेंट जाता है तो पैसा तू ही देता होगा। तुम विश्वास नहीं करोगी मम्मी, मेरी ही प्रॉब्लम सॉर्ट करने आती है वो, और पेमेंट भी वही देती है। तब तो पक्का कुछ बड़ा सोच रखा है उसने। नयन गुस्से से दरवाजा पटक कर अपने कमरे में जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। जो भी कर ले, उस लड़की को मैं इस घर में आने ही नहीं दूंगी। नीता ना ही खुद इस रिश्ते को मानने को तैयार थी, ना ही अपने पति को राजी होने दे रही थी, पर नयन ने भी ठान लिया था कि वो शादी करेगा तो इशिका से ही। और बस वो पहुंच जाता है इशिका के घर। पर बेटा जी, अगर आपकी माँ ही तैयार नहीं है तो ये शादी होगी कैसे? शादी मेरी माँ को नहीं, मुझे करनी है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा आंटी जी, अब मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर आप और अंकल जी राजी हो तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद मम्मी के पास कोई और दूसरा चारा रहेगा ही नहीं इस रिश्ते को अपनाने के सिवा। और वो ना भी अपनाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि क्या चाहिए। मैं इतना कमाता हूँ कि इशिका को खुश रख सकता हूँ। आप क्या कहते हैं जी? लड़की की शादी पूरे ससुराल से नहीं होती, उसके पति से होती है। अगर नयन इशिका की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉयर से बात करता हूँ मैं। इशिका के परिवार वाले उसके चेहरे पर नयन के साथ रहने की चाहत और नयन के चेहरे पर इस रिश्ते पर लेकर कॉन्फिडेंस देख सकते थे। उनकी रजामंदी से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर इशिका का हाथ पकड़े नयन अपने घर आ जाता है। भाभी देखिए, भैया के साथ कोई लड़की आई है, जल्दी बाहर आइए। शोभा की आवाज सुनकर नीता और सुरेश कमरे से बाहर आते हैं। आशीर्वाद देने के मूड में है आप दोनों, तो मैं यहाँ रुकता हूँ, नहीं तो फिर चलूं। क्या चलूं? और कौन है ये लड़की? ये वही इशिका है ना? ए लड़की, शर्म नहीं आई तुझे? मेरे दरवाजे तक आ गई है। क्या खिलाए मेरे नयन को, बोल। ये मेरी पत्नी है, आप इससे ऐसे कैसे बात कर सकती है मम्मी? सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं मैं यहाँ। बाकी EMI पर एक फ्लैट ले लिया है मैंने, मेरे ऑफिस के पास ही है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू शादी करके आया है? 2 लोगों को ले जाकर सिर्फ फेरे नहीं लिए, नहीं तो आप लोग कहते कि ये झूठी शादी है, कोई ड्रामा है। इसलिए प्रॉपर कोर्ट मैरिज किया हम दोनों ने। चलो इशिका, देखा मैंने कहा था ना, मेरे घर में किसी को मेरी शादी की खुशी नहीं होने वाली। बेकार ही तुम मुझे यहां लेकर आई। चलो हम यहां से चलते हैं। रुको शोभा, नयन का कमरा तैयार करो, बहू आई है। और आप नीता जी आरती कीजिए दोनों की, मैं रिसेप्शन की तैयारी करवाता हूँ। और इस तरह इशिका अपने ससुराल आ जाती है। देखो नयन, मैं ना कहती थी सब ठीक हो जाएगा। पापा ने हाँ बोल दिया, इसलिए मम्मी कुछ बोल नहीं पाई, वरना मम्मी अभी भी तैयार नहीं है। मम्मी जी का नाम आती है तुम इस तरह से बोलना क्यों शुरू कर देते हो? तुम खुद अब नॉर्मल हो जाओ, सब नॉर्मल हो गया है, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगी। इशिका अगली सुबह से ही अपने ससुराल को संभालने में लग जाती है। समाज के सामने रिसेप्शन और पार्टी हो जाती है। सब कुछ ठीक दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद, अरे इशिका, ये सब क्या है? रोज सबका खाना बनाना, डस्टिंग करना, ये सब क्यों? ये मेरा घर है ना मम्मी जी, इसलिए। हाँ, तुम्हारा घर है, इसलिए अब तुम्हें ये सब पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जॉब करना अलाउड नहीं था ना, समधी जी से पता चला मुझे, पर यहाँ तुम वो सब कर सकती हो। इशिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी सास ने न सिर्फ उसे अपनाया था, बल्कि उसे वो सब कुछ देना चाह रही थी जो इशिका की ख्वाहिश थी। इशिका जॉब ज्वाइन कर लेती है और नयन तो वर्किंग था ही। सुबह हड़बड़ी में दोनों काम पर निकलते और रात को थके हारे लौटते। इशिका कहाँ है मम्मी? अभी तो यही थी। हाँ बेटा, वो कह रही थी कि ऑफिस के लोगों के साथ नाश्ता कर लिया था उसने, तो हम सब खाते और वो मुंह देखते तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा। ये क्या बात हुई? सुबह मुझसे पहले निकल जाती है, रात को या तो काम करती रहती है या मेरे कमरे में जाने के पहले ही सो जाती है। एक खाने के टेबल पर ही 7 वक्त मिलता था, वो भी गया। तुम्हें बहू को काम पर भेजना ही नहीं चाहिए था बेटा। जब घर में मर्द कमा रहे हो तो औरतों को भी बाहर भेज दोगे तो घर कौन देखेगा? रात को नयन कमरे में जाता है। इशिका नींद में होती है। उसे जरा सा हिलाकर नयन उसके कानों में कहता है, इशिका, कल ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना तुम, हम दोनों साथ में डे स्पेंड करेंगे। बिल्कुल। नयन मुस्कुराकर इशिका को बाहों में भर लेता है। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह इशिका उठकर किचन में टिफिन बनाने चली जाती है। तब उसे याद आता है,
नयन ने तो छुट्टी डालने को बोला था। ओहो, मैं तो भूल गई। इतनी प्रिपरेशन कर ली मैंने। कोई नहीं, आज सबको अपने हाथों का नाश्ता खिला दूंगी। हर सुबह हड़बड़ी में दिखने वाली इशिका आराम से हॉल में टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाती है। ऑफिस नहीं जाना क्या बहू? नहीं, वो नयन कह रहे थे कि आज हम दोनों ऑफ ले लें और थोड़ा बाहर घूमने चले जाए। कई दिनों से साथ में वक्त ही नहीं मिल रहा है ना। नयन जिस ऑफिस में है उसे वहां पर काम करते हुए 5 साल हो गए और तुझे मुश्किल से महीने भर। ऐसे में तू छुट्टी ले लेगी तो अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा? तू ही सोच। मुझे तो लगता है उसने नींद में कुछ कह दिया होगा तुझसे। उसने कुछ भी मजाक में बोल दिया और तूने मान लिया। इस तरह से अभी से छुट्टी करने लगी, फिर आगे तो हो गया काम तेरा। अपनी बहू को सिखा पढ़ाकर नीता ऑफिस भेज देती है। कुछ देर बाद नयन नींद से जाकर बाहर आता है और अपनी पत्नी को कहीं ना देखकर अपनी माँ से सवाल करता है। अरे तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात हो गई? उसे अपने प्रोफेशन पर भी ध्यान देना होगा ना बेटा। जब तक लड़का लड़की अपने अपने घरों में रहते हैं तभी तक प्यार दिखता है। साथ में आने के बाद सबका यही होता है और ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। तेरे पापा और मुझ में कितनी ये बातें होती है बता। कह रही थी किसी दोस्त का जन्मदिन है तो शायद रात को आने में भी देर हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ तू हाफ डे कर ले, बीच में ऑफिस निकल जाए या फिर आज अपनी मम्मी के साथ वक्त बिता ले। हाँ मम्मी। नीता अपने बेटे के गले लग जाती है। यही तो नीता चाहती थी, इस शादी में आग लगाना, अपनी बहू को और बेटे को इतना अलग कर देना कि बात तलाक तक पहुंच जाए। नयन पूरा दिन दरवाजे का चक्कर लगाता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। और जब भी वो इशिका को कॉल करने जाता, उधर से उसकी माँ भी इशिका को फोन लगा देती, जिस कारण इशिका का नंबर बिजी आता। ये ऑफिस में काम करने जाती है या फोन पर लगी रहना? किसी ने कंप्लेंट कर दी बॉस से तो बेकार में इंसल्ट होगी। जरूर मेरी पगली किसी और की मदद कर रही होगी। अब की बार उसे कहूंगा कॉल सेंटर में ही जॉब पकड़ ले। इस इशिका में न जाने क्या अच्छा लगा है मेरे बेटे को। इसके बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं पाता, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। नीता अपनी एक सहेली को फोन लगाती है और कहती है, हाँ प्रेमा, तेरा बेटा घर पर है ना? एक काम करना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी बहू ऑफिस से कैसे वापस आएगी? तो एक बार अपने बेटे को भेज सकती है उसे लाने के लिए? हाँ, मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। हाँ, तो बेफिक्र रह, मैं अपने बेटे से कहती हूँ, वो तेरी बहू को घर पर ड्रॉप कर देगा। नयन इशिका को लेने उसके ऑफिस जाता है और उसे किसी और की कार में बैठता देख लेता है और मिल जाती है दूरियों को हवा। इसी तरह धीरे धीरे नीता इशिका को नयन से दूर कर रही थी। संडे की सुबह मैं क्या सोच रही थी मम्मी जी कि हम सब कहीं बाहर चले। हाँ बहू, मैं तो वही गाउन पहनूंगी जो तेरे साथ जाकर ली थी ना। नीता अपने कमरे में जाती है और 5 मिनट में हड़बड़ी में बाहर आती है। बहू, बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी सांसें क्यों चढ़ी है? बैठिए। बहू, वो प्रेमा नहीं है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। उसके घर पर कोई नहीं है, तो जरा उसे जाकर देखना। मैंने ड्राइवर को कॉल किया है, वो आ रहा है। तू तो स्कूटी से फट से चली जाएगी, तू उसे संभाल ले, मैं पीछे से आ रही हूँ बेटा। मैं नयन को उठाती हूँ मम्मी जी, नयन आपको फट से ले जाएगा। अरे नहीं बेटा, एक दिन तो मिलता है, उसे आराम करने दे, ड्राइवर आ जाएगा। नीता इशिका को प्रेमा के घर भेज देती है, जहाँ उसका बेटा अकेला होता है। इशिका बेटा, कहाँ जा रही है तू? अरे बेटा रुक जा। नीता जोर जोर से अपनी बहू का नाम पुकारती है, जिससे नयन की नींद टूट जाए। अरे क्या हो गया, तुम बहू को इस तरह से आवाज क्यों दे रही हो? अब मैं क्या बताऊं आपको, कुछ कह भी तो नहीं सकती। नयन ने लव मैरिज की थी, मैं कुछ बोलूंगी तो उसे लगेगा मैं दोनों के बीच में गलत फहमियां बढ़ा रही हूँ। क्या बात है मम्मी, खुलकर बोलो ना। शायद मैंने ही सुनने में गलती की होगी बेटा, पर वो प्रेमा का बेटा नहीं है, उसका डिवोर्स हो गया ना बेटा। गलत मत समझना, दोनों दोस्त भी हो सकता है, पर बहू आजकल उससे बहुत मिलती है। मैं जानती हूँ बहू दिल की बहुत कोमल है, पर वो लड़का सही नहीं है। और जो भी बात हो, मैंने कहा अगर उसका दुख भी सुनना है तो उस लड़के को घर बुला ले, पर उसके घर मिलने क्यों जाना है? हम लोग तो अच्छे हैं, पर समाज तो गलत समझेगा ना बेटा। ऑफिस के बाद भी वो लड़का लेने आया था इशिका को, मुझे लगा ही कि मैंने उसे कहीं देखा है। अच्छा, प्रेमा आंटी का बेटा था वो। मैं कार निकाल रहा हूँ मम्मी, तुम चलो साथ में। नीता के प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा था। उसने प्रेमा के बेटे को जैसा करने को कहा था, वो भी बिल्कुल वैसी बातें करना शुरू कर देता है। अच्छा 20 लाख? 20 लाख तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो मान जाओगी तुम? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? आंटी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी जी ने बताया मुझे। आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, ये उस दिन ही मैं समझ गया था जब आप मेरे साथ कार में आकर बैठ गई थी। यहाँ प्रेमा के बेटे और इशिका के बीच बातें चल रही थी। वहां नयन दरवाजा खोलकर अंदर आता है। टेबल पर 20 लाख रुपए एक तरफ, इशिका एक तरफ
और दूसरी तरफ खड़ा था वो लड़का। तो ये करने आई थी तुम यहाँ पर? घर पर भी कोई नहीं है इस लड़के के सिवाय, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? ऐसे पैसों की क्या कमी हो गई थी तुम्हें? आपको दिख नहीं रहा क्या? पैसे के लिए ही तो रिश्ता किया था हमारे घर में। अब यहाँ ज्यादा पैसे मिल गए तो यहाँ चली आई। तुम ऐसी निकलोगी इशिका, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जो काम कर रही हो उसे समाज में क्या कहते हैं पता है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें बोलो, मैं तुम्हें वो सारे पैसे देता हूँ, पर उसके बाद तुम मेरे आसपास भी मत दिखना। अच्छा, तो दाम लगाया जा रहा है मेरा। मम्मी जी ने 20 लाख लगाए और तुम कितना लगाओगे बताओगे? बड़ा अच्छा खेल खेला आपने मम्मी जी। मुझे आपकी चाल पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ आने के पहले ही अपना फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। इशिका रिकॉर्डिंग सभी के सामने सुना देती है और वो सारे इंसिडेंट्स बता देती है जिसके कारण नयन और उसके बीच में ये गलतफहमियां पैदा हुई थी। नयन समझ जाता है कि उसकी माँ कभी नहीं बदलने वाली। नयन और इशिका नीता के घर को छोड़कर अलग हो जाते हैं। मैडम जी, अब समय आ गया है कि हमें अजय और विजय के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देना चाहिए। दोनों की उम्र भी तो हो गई है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने बेटों की शादी गांव की लड़कियों से ही करूंगी। गांव की लड़कियां कम पढ़ी लिखी जरूर होती हैं, लेकिन काम करने में सबसे आगे होती हैं। लेकिन गांव की लड़कियां इस बड़े शहर के माहौल में एडजस्ट कैसे कर पाएंगी? और फिर हमारे दोनों बेटे के सोशल सर्कल में वो फिट कैसे बैठेंगी? वो सब मैं देख लूंगी। उन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाकर यहाँ के माहौल में ढाल दूंगी। गांव की लड़कियां यूं भी बहुत होशियार होती हैं, ये दोनों भी जल्दी ही सब सीख जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बार अजय और विजय से भी उनकी राय पूछ लेना तुम। 3 बेटे और एक बेटी की माँ रागिनी का अपने परिवार में काफी दबदबा था। पति राजेश भी उसकी बात को सिर झुकाकर मान लेते थे, तो बच्चों की क्या ही मजाल थी जो उसके किसी भी फैसले को टालने की जरूरत करते। दोनों बेटे भी माँ की पसंद से शादी के लिए हाँ कह देते हैं। आपने जो सोचा है ठीक ही होगा मम्मी, लेकिन उन्हें यहाँ के माहौल में ढालना आपका काम होगा। फिर भी आप एक बार सोच लो मम्मी, कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए। आज तक मेरा कोई डिसीजन गलत हुआ है क्या जो अब हो जाएगा? मेरी बहुएं पढ़ी लिखी नहीं हुई तो क्या हुआ? मुझे उनसे नौकरी थोड़े करवानी है। मुझे तो घर संभालने वाली बहुएं चाहिए। कुछ दिन बाद रागिनी के घर पर किटी पार्टी चल रही होती है, जहां चटपटे खाने के साथ साथ चटपटी बातों का भी सिलसिला जारी रहता है। अब बातों का रुख बहुओं की तरफ मुड़ता है और पार्टी की रंगत में 4 चांद लग जाते हैं। अरे, आज गुप्ता भाभी क्यों नहीं आई किटी में? आजकल तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। वो बाहर भी कम ही निकलती है। चक्कर क्या है? बहू का चक्कर है और क्या। बहू पूरा दिन बाहर ऑफिस में रहती है और सास बेचारी घर और बच्चों को संभालती है। बुढ़ापे में भी आराम नहीं है बेचारी को। ऐसी भी कौन सी पैसों की कमी है उनके यहाँ जो बहू को नौकरी करने की छूट दे दी है? अरे, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। बहू ने जिद की होगी नौकरी करने की। भाई, नौकरी तो आजकल की लड़कियों का घर के कामकाज से बचने का बहाना है बस। सास को नौकरानी बनाकर रखती है और खुद आराम करती है। इससे अच्छी तो गांव की गंवार लड़कियां होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने संगीता। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने दोनों बड़े बेटों की शादी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़कियों से ही करूंगी। मुझे तो ऑफिस में नहीं, घर में काम करने वाली बहुएं चाहिए। सही फैसला किया है तुमने। गांव की लड़कियां मेहनती और संस्कारी होती हैं, घर को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरी दोनों सीधी साधी बहुएं आकर घर की रौनक में 4 चांद लगा देंगी। इस तरह बड़े शहर में रहने वाली रागिनी अपने दोनों बेटों की शादी एक ही गांव में रहने वाली 2 गंवार लड़कियों मनीषा और गरिमा से कर देती है और अब मेहमानों से भरे घर में दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, तुम दोनों का स्वागत है। कलश को दायां पैर लगाकर अंदर आओ। स्वागत मतलब वेलकम ना माँ जी? आप हमारा वेलकम कर रही है ना? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। ये तो पहला झटका था भाई। अब अगर जेठानी अपने अंग्रेजी के ज्ञान का परिचय दे सकती हैं, तो फिर देवरानी कैसे पीछे रह सकती थी भला? वो भी तो अंग्रेजी बोल सकती थी ना। माँ जी, हम दोनों में से पहले कौन आपके लेक के इस कलश को किक मारेगा? यू टेल वी प्लीज। दोनों की अंग्रेजी पर गहरी पकड़ देखते हुए सारी महिलाएं मुंह छुपाकर हंसती है और रागिनी और बाकी घर वालों की हालत देखने लायक हो जाती है। ये दोनों अपने ज्ञान का कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन ना कर दे, इस डर से रागिनी उन्हें अंदर ले जाकर समझाती है।
देखो बहू, यहाँ पर नई बहू का सबके सामने ज्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। तुम दोनों अब सबके सामने जाने तक बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? हाँ जी माँ जी, ठीक है। अब कुछ नहीं टेल करेंगे हम भी नहीं टेलेंगे माँ जी। श्श, और अब से तुम दोनों धीरे बोलोगी, ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं दिखता है। मेहमानों के जाने तक दोनों बहुएं बिल्कुल चुप रहती है, जो कि परिवार के लिए राहत की बात होती है। अगले दिन दोनों बहुओं की नींद आदत के अनुसार सुबह 5 बजे खुल जाती है और वो नहा धोकर नीचे आती है। ईका, 5:30 बज गए, लेकिन एवरीबडी अभी तक स्लीप। वही तो। अच्छा, एवरीबडी स्लीप, तब तक हम वर्क स्लीप कर लेते हैं। हाँ चलो, तब तक तो सब स्लीप से भी जाग जाएंगे। वर्शिप से दोनों का मतलब पूजा से था। दोनों बहुएं पूजा करने के बाद जोर जोर से आरती करते हुए घंटी बजाती है, जिसकी आवाज से रागिनी उठकर नीचे आती है। तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? हाँ। रागिनी गौर से अपनी बहुओं को देखती है। तेल लगे बालों में रिबन और फूल लगाकर बनाई 2 चोटी और सर पर पल्लू लिए खड़ी अपनी दोनों बहुओं को देखकर उसका माथा ठनक जाता है। अपने गुस्से पर काबू रखकर वो कहती है, अभी तो केवल 5:30 बजे हैं, सब सो रहे हैं बेटा, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर कहाँ मचा रहे हैं माँ जी, हम तो भरसिप कर रही हैं। ज्यादा नॉइज हो गया का? एक तो तुम ये अंग्रेजी बोलना बंद करो, नहीं आती तो बोल क्यों रही हो? हिंदी अच्छे से आती है तो उसी में बोला करो ना। का है ना माँ जी, हमें गांव में बताया था ना कि शहर में केवल अंग्रेजी में ही ज्यादा टाकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम नहीं टाकेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। तुम अगर ऐसे अंग्रेजी बोलोगी तो ज्यादा बुरा लगेगा मुझे। अच्छा, आज छुट्टी है, आज सब 8 बजे तक ही उठेंगे। तुम दोनों सबके उठने तक जो करना है करो, लेकिन शोर मत करना प्लीज। रागिनी इंस्ट्रक्शन देकर चली जाती है, लेकिन मनीषा और गरिमा को 8 बजे तक का समय काटना मुश्किल हो जाता है। वो घूम घूम कर पूरे घर का जायजा लेती है। घर में तो सब देख लिया, मुझे तो बंद घर में घुटन सी हो रही है। मुझे भी, चलो ना हम दोनों बाहर बगीचे में चलते हैं, वहाँ खुली हवा में अच्छा लगेगा। मनीषा और गरिमा दोनों बाहर लॉन में आ जाती हैं और टहलने लगती हैं। टहलते हुए उनकी नजर कोने में रखी कुछ पुरानी चीजों पर पड़ती है और दोनों पास जाकर देखती है। ई का है? अरे, ये तो सिलबट्टा है, इसे कबाड़ में काहे फेंक दिया है? हाँ, ये तो अच्छा खासा सिलबट्टा है, चलो हम इसे अंदर लेकर जाती है। आज तो हम इस पर ही मसाला पीसकर सबको खाना बनाकर खिलाएगी। लेकिन पहले ई को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, कितना धूल मिट्टी जमा है ई पर। दोनों मिलकर उस भारी भरकम सिलबट्टे को उठाकर अंदर लेकर जाती हैं और किचन में ही उसे खूब रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं। इस पूरी खटर पटर की आवाज रागिनी के कमरे तक जाती है और वो फिर से नीचे आती है। ये सब क्या है? किचन के फ्लोर का क्या हाल कर दिया है तुम दोनों ने? और ये सिलबट्टा क्यों उठा लाई बाहर से? इतना अच्छा सिलबट्टा कबाड़ में काहे पड़ा था माँ जी? हमें दिखा तो हम इसे अंदर ले आई। आज हमारी पहली रसोई की रस्म है ना, देखना हम आपको कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर खिलाएगी। रागिनी बार बार नई बहुओं पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद पर कंट्रोल रखकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कमरे में आकर भुनभुनाती है। इन दोनों ने तो आते ही मुझे हैरान कर दिया है, लगता है कि मुझे हर रोज इन्हें किसी न किसी बात पर टोकना ही पड़ेगा। शादी की थकावट की वजह से सब सो रहे होते हैं। वैसे भी आज संडे था तो उठने की किसी को कोई जल्दी भी नहीं थी। कुछ ही देर बाद रागिनी को सिलबट्टे की खटर पटर की आवाज आती है और वो कानों में ईयरफोन ठूस लेती है। किचन में मसाला तो अच्छे से पीस गया है, अब हम बाकी तैयारी भी कर लेती है। आज हम नाश्ते में आलू की सब्जी और हलवा पूरी बनाएगी। हाँ, और आज हम सबको टेबल पर नहीं, हैया नीचे बिठाकर खाना खिलाएगी, तभी तो सबको मजा आएगा ना। थोड़ी ही देर में किचन में इतना जोरदार तड़का लगता है कि घोड़े बेचकर सो रहे सभी खांसते छींकते उठकर बैठ जाते हैं। पूरे घर में मिर्च मसालों की ढास और गंध भर जाती है। रागिनी गुस्से से नीचे आती है। ये सब क्या है बेटा? तुम ये क्या कर रही हो? सबके लिए नाश्ता बन गया है माँ जी, आप सबको बुला लीजिए, हम फिर गर्मा गर्म पूरियां परोसते हैं सबको। पूरियां नाश्ते में? और क्या क्या बना लिया है तुमने? खुशी हुई ना सुनकर? हमने साथ में रायता, हलवा और आलू की तरी वाली सब्जी भी बनाई है। मसाला भी हाथ से ही पीसा है हमने माँ जी।
ये सब नाश्ते में खाने वाली चीजें हैं क्या? खैर, अब बना ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। और सब आते हैं, तब तक तुम दोनों जरा अपना हुलिया ठीक करके आओ। मनीषा और गरिमा हैरानी से रागिनी को देखती है, क्योंकि उनकी नजर में तो उन्होंने बेस्ट मेकअप और एक्सीलेंट ड्रेसिंग किया था। थोड़ी देर बाद सब नीचे आते हैं और हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है भाई, नीचे थालियां क्यों सजा कर रखी हैं? आज सब नीचे बैठकर ही नाश्ता करने वाले हैं दीदी, हमारे गांव की स्टाइल में। नीचे जमीन पर बैठकर खाने से खाना जल्दी पच जाता है। आज से सब लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाएंगे। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और थालियों के आसपास बैठ जाते हैं। रागिनी भी तैयार होकर नीचे आ जाती है और सबको यूं बैठा देखकर कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, आज के नाश्ते का मेन्यू तो और भी जोरदार है। दोनों बहुएं जब सबके बीच में आलू की सब्जी, रायता और हलवा रखती हैं, तो सबकी चीख निकलना ही बाकी रह जाती है। ये क्या रागिनी जी, आज नाश्ते की जगह डायरेक्ट खाना ही खिला रही है क्या बहुएं? हाँ। सुबह सुबह नाश्ते में इतना ऑयली खाना क्यों बना लिया आप लोगों ने? ये सब तो यहाँ खाने में कोई भी नहीं खाता है। मम्मी, आपने बताया नहीं था क्या इन्हें? हाँ, गलती शायद मेरी ही है, मुझे इन्हें पहले ही रोकना चाहिए था। खैर, आज खा लो, कल से मैं इन्हें सब समझा दूंगी। सब चुपचाप खा तो लेते हैं, लेकिन उस दिन खाने की छुट्टी कर देते हैं। ब्रेकफास्ट में सबको ब्रेड ऑमलेट या सीरियल खाने की ही आदत होती है। दोपहर को अजय और विजय रागिनी के कमरे में आकर कहते हैं, मम्मी, आजकल तो गांव की लड़कियां भी कितने अच्छे से रहती हैं, लेकिन इन दोनों को तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। हुलिया देखा है आपने उनका? आपके कहने पर हमने शादी तो कर ली है, अब आप ही इन दोनों को यहाँ के माहौल के हिसाब से ढालेंगी, वरना हम कभी इनको अपने फ्रेंड सर्कल में लेकर नहीं जा सकते। दोनों बेटों की बात सुनकर रागिनी को भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मरता क्या न करता। उसे अंदाजा तो हो जाता है कि इन दोनों को बदलना बहुत ही टेढ़ी खीर है। फिर भी अब ट्राई भी तो उसी को करना था शाम को। सुनो, तुम दोनों मुझे और चिंकी को देखती हो ना, हम कैसे यहाँ के माहौल के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बातचीत करते हैं, तो तुम दोनों भी अब यहाँ के हिसाब से अपने आप को बदलना शुरू कर दो। कैसे माँ जी? देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे माँ जी की बजाय मम्मी कहा करो। दूसरा, ये सिर पर पल्लू रखना छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं लेता है। हाय हाय, हम सिर पर पल्लू नहीं लेंगे तो जमाना हमें क्या कहेगा? हमारे गांव में तो बड़ों के सामने खुले सर घूमना बहुत ही खराब माना जाता है माँ जी। मेरा मतलब है मम्मी जी। देखो, वो गांव है और ये शहर है, वो भी बड़ा शहर। तुमने वो बात नहीं सुनी क्या, जैसा देश वैसा भेष? अब तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, तो तुम्हें शहर के हिसाब से ही रहना चाहिए। लेकिन गांव वाले हमें नाम नहीं रखेंगे का? रागिनी का गुस्सा अब फूट पड़ता है और वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, Then do whatever you want. You both are completely hopeless. क्या कहा मम्मी जी? कुछ नहीं कहा। रागिनी उठकर चली जाती है और दोनों बहुएं हैरानी से उसे देखती रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनीषा और गरिमा सुबह उठकर अपना रूटीन जारी ही रखती है, जिसकी अब घर वालों को भी आदत हो जाती है। एक दिन संगीता के घर किटी पार्टी में तुम तो ईद का चांद हो गई हो रागिनी, तुम्हारी बहुएं तो जॉब नहीं करती, फिर तुम क्यों नहीं दिखाई देती हो आजकल? अरे, कभी अपनी बहुओं से हम सबको भी तो मिलाओ, तुम तो उन्हें कहीं लेकर भी नहीं आती हो। बहुओं को कहीं नजर न लग जाए, इस डर से तो उन्हें छुपा कर नहीं रखती हो। अरे नहीं, जल्दी ही उनसे मिलवाऊंगी तुम सबको। अब अगली किटी तुम्हारे यहाँ ही है, हम तो तभी खुद ही मिल लेंगे तुम्हारी बहुओं से। रागिनी घर आती है और चिंकी से इस बारे में बात करती है। अब अगले महीने हमारे यहाँ किटी होगी। मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है कि इन दोनों गवार बहुओं को मैं सबसे कैसे मिलवाऊंगी। ये दोनों तो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पूरे महीने चिंकी और रागिनी दोनों बहुओं को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं और आज तो रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। हमने आपको जो बताया है, प्लीज भाभी उसे फॉलो जरूर करना आप, और नो इंग्लिश, ठीक है? ठीक है, हम बिल्कुल चुपचाप रहेगी, कछु नहीं बोलेगी। हम भी नहीं बोलेंगे, आप टेंशन नहीं लो। वेरी गुड, और तुम अच्छे से तैयार होकर ही आना, ठीक है? रागिनी और चिंकी को लगता है कि उन्होंने मनीषा और गरिमा को सब समझा दिया है और दोनों भी सब समझ गई हैं। अब चलिए नतीजा देखते हैं।
भाई आज तो हमारी प्यारी गुप्ता भाभी भी आई हैं। लगता है उन्हें भी तुम्हारी दोनों बहुओं से मिलने की इच्छा है रागिनी। इच्छा क्यों नहीं होगी भाई, रागिनी बहुत सोच समझ कर अपनी बहुएं लाई है। दोनों लाखों में एक तो होगी ही। अब बहुओं को तो बुलाओ भाई, इतना क्या सस्पेंस बना रही हो। हाँ हाँ बुलाती हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो। अरे तुम गांव की बहुएं लाई हो ना, कुछ तो अलग बात जरूर होगी उनमें, वही तो देखने के लिए उतावली हो रही हूँ मैं। रागिनी दोनों बहुओं को आवाज देती है और जैसे ही दोनों पानी और चाय की ट्रे लेकर सबके सामने आती है, गरिमा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों ने चेहरे पर खूब सारा पाउडर, गालों पर लाली और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी। ये दोनों गंवार कभी नहीं सुधरेगी, क्या हुलिया बना कर आई है। अब सब कितनी हंसी उड़ाएंगी मेरी। सभी महिलाएं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर रखती है। रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रागिनी पर तंज कसते हुए संगीता बहुओं से पूछती है, बेटा तुम दोनों ने मेकअप करना कहाँ से सीखा है? कोई कोर्स वगैरह किया है क्या तुमने? अपनी तारीफ सुनकर दोनों रागिनी और चिंकी के इंस्ट्रक्शंस को भूलकर झट से बोलने लगती है। वो का है ना कि ये मेकअप करना तो हमने अपने आप ही सीख लिया था। हमने आज एक दूसरे का मेकअप किया है, अच्छा है ना? हम आपका भी कर देंगी। आपको जब भी किसी शादी ब्याह में जाना होगा ना, आप हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगी। अब तो मैं भी तुम्हें ही बुलाऊंगी, वर्ल्ड क्लास मेकअप आर्टिस्ट जो हो तुम दोनों। थैंक यू। अब हम अंदर जाती हैं। माँ जी, मतलब मम्मी जी ने हमें ज्यादा टैग करने से मना किया है ना। दोनों अंदर चली जाती हैं और गुस्से से भरी रागिनी किटी पार्टी के खत्म होने का इंतजार करती है। जैसे ही किटी पार्टी खत्म होती है, रागिनी के गुस्से का गुब्बारा फूट पड़ता है। मनीषा, गरिमा, अभी के अभी दोनों इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम दोनों ने तैयार होने के बाद आईने में शक्ल देखी थी अपनी? जोकर जैसी दिख रही हो तुम दोनों, जाकर देखो एक बार। अच्छी तो है मम्मी जी, सबने हमारी कितनी तारीफ भी तो की थी किटी पार्टी में। फिर आपने ही तो हमें अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा था ना, अब आप ही हमें डांट रही हैं। अरे तारीफ नहीं थी वो, तंज कसा था उन्होंने। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? और अच्छे से तैयार होकर आने का मतलब कार्टून बनकर आना नहीं है। रागिनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद तो दोनों बहुएं ऐसा कुछ करती है कि रागिनी दोनों के सामने घुटने ही टेक देती है। रोज की तरह सुबह लॉन में घूमते हुए मनीषा और गरिमा के दिमाग में एक चमत्कारी आइडिया आता है। गरिमा, पूरे बगीचे में कितनी सारी जगह खाली पड़ी है। हम ऐसा करती हैं कि यहाँ कुछ सब्जियां उगा देती हैं, जैसे गांव में उगाती थी। हाँ, मम्मी जी हमसे नाराज रहती है ना, बगीचे में हरी भरी सब्जियां देखकर खुश हो जाएंगी। वैसे दोनों का आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन उस पर अमल करने का तरीका खराब। दोनों वहां पास में रखे दराती फावड़े से जमीन को खोदने लगती है। आवाज से रागिनी की नींद खुल जाती है और वो अपनी खिड़की से झांक कर नीचे देखती है और जोर से चिल्लाती है, मनीषा, रागिनी। रागिनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर दोनों सब नीचे पटककर मिट्टी से सने हाथ पांव लेकर ही घर के अंदर भाग कर आती हैं और पूरा कारपेट और फर्श गंदा कर देती है। रागिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। शाम को रागिनी गुस्से से गंदे कारपेट को साफ कर रही होती है कि तभी बहुओं की करतूत से अनजान उसका छोटा बेटा उसके पास आता है और प्यार से कहता है, मम्मी सुनो ना, मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कौन है वो? अच्छा है तूने खुद ही पसंद कर ली है बेटा, मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब आप अच्छे से जानती हैं उसे, आपको जैसी बहू पसंद है वो वैसी बिल्कुल ही है। मुझे मनीषा भाभी की छोटी बहन अनीता बहुत पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है मम्मी। कुणाल के कहते ही रागिनी कान पर हाथ रखकर जोर से नहीं चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है।